वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया है। चीन के पलटवार ने ट्रेड वार को और घमासान बना दिया है और अब उस पर ऊपर से अमेरिका का भी पलटवार आ चुका है। कनाडा ने भी साफ कर दिया है कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारत के मार्केट्स जहां एक तरफ हम देख रहे थे एक सिक्लिकल स्लोडाउन से गुजर रहे थे और इस फेज में अभी कुछ सुधार दिखने ही लगे थे कि अब ग्लोबल रिसेशन को लेकर के चिंताएं जो हैं वो बाजारों का दम निकाल रही हैं। अब बाजारों का क्या रुख रहेगा? आप निवेशक हो, ट्रेडर हो या हो इस देश के आम नागरिक, इस सिचुएशन को कैसे समझें आप? आपकी जेब, बचत और निवेश पर ये ट्रेड वॉर कैसे प्रहार कर सकता है? मनी 9 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की सीरीज में मेरे साथ जुड़ चुके हैं इन सबको समझाने के लिए गौतम वैद, सीएफए हैं, स्टेला वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड के मैनेजिंग पार्टनर हैं। वेलकम गौतम टू मनी 9 वंस अगेन। द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग के आप मशहूर ऑथर हैं, लेकिन अभी इंडियन इन्वेस्टर्स का जॉय जो है वो कम हो रखा है। आपने खुद कहा कि इकोनॉमिक ऑर्डर बदल गया है, तो इस सिचुएशन को आप कैसे रीड कर रहे हैं अभी? और इंडियन इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर आप अभी उन्हें क्या समझाना चाहेंगे? मुझे पता है आप कहते हैं इस तरह की डाउनफॉल जो है लर्निंग सीजन होते हैं। जब हमने आपसे दिसंबर के दौरान बात की थी उससे अभी तक बहुत कुछ बदल गया है। अभी के प्रेजेंट सिचुएशन को जरा समझाइए, क्या चल रहा है? जी प्रियंका जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हम लोग देख रहे हैं रीसेट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एस्टैब्लिश हुआ था और पिछले 80 सालों से फोर्स में है। डोनाल्ड ट्रंप उनको उस पूरे ऑर्डर को ड्रास्टिकली बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये क्यों कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा पहले समझ लेते हैं। 2001 में अमेरिका की टोटल डेट थी $6 ट्रिलियन, पर 24 साल के बाद आज के दिन अमेरिका की टोटल डेट हो गया है $36 ट्रिलियन। $30 ट्रिलियन का बढ़ोतरी हुआ है अमेरिका की डेट में। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिका बहुत सारे वॉर्स में एंगेज हो गया और वो वॉर इस देश को काफी सारा उधार लेना पड़ा। लेकिन अमेरिकन कंज्यूमर्स को, अमेरिकन वर्कर्स को उन सब स्पेंडिंग का कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका का डेट बढ़ता गया। आज स्थिति ऐसी है अमेरिका में कि जो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट है वो $1 ट्रिलियन टच कर गया है और वो डिफेंस स्पेंडिंग से ज्यादा हो गया है। और अब हिस्ट्री में जाइए, पिछले 500, 600, इवन लॉन्गर, अगर आप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री पढ़ें, कोई भी बड़ा विशाल इंपायर जो होता है उसका डाउनफॉल यूजुअली तब होता है जब उसका इंटरेस्ट ऑन डेट इज मोर देन द डिफेंस स्पेंडिंग। ये इतिहास हमें सिखाया। आप चाहे ब्रिटेन को देखिए, फ्रांस को देखिए, रोम को देखिए, सारे बड़े एम्पायर्स का डाउनफॉल तब शुरू होना स्टार्ट होता है जब उसका इंटरेस्ट स्पेंडिंग ऑन डेट इज मोर देन द डिफेंस स्पेंडिंग। सो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इससे काफी चिंतित हो गए थे और उन्होंने अब ये साफ साफ बोल दिया अपने ग्लोबल अलाइज को कि तुमको अपना फेयर शेयर पे करना पड़ेगा। हम अब तुमको सिक्योरिटी अम्ब्रेला देते हैं, हम वर्ल्ड के रिजर्व करेंसी हैं, हम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग कंज्यूमिंग नेशन हैं। अमेरिका दुनिया का 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, लेकिन दिसंबर के अंत तक अमेरिका दुनिया भर में 65% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप हो गया था। अब अगेन हिस्ट्री में जाइए, 1980s में जापान की इकोनॉमी दुनिया की 18% थी ऑफ जीडीपी, लेकिन उसका स्टॉक मार्केट हो गया था 48% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप। और उसके बाद हमें पता है उसके अगले 30 साल क्या हुआ। जापान 30 सालों के लंबे बेयर मार्केट में चला गया, बिकॉज ऑफ बबल। जो इतना बड़ा बबल जब बर्स्ट होता है तो उसको बहुत दशक लग जाते हैं रिजॉल्व होने में। सो टू प्रिवेंट अ सिमिलर जापानिफिकेशन ऑफ द यूएस इकोनॉमी, डोनाल्ड ट्रंप अब चाहते हैं कि बहुत तेजी से और बहुत रफ्तार से अमेरिका का डेट कम किया जाए। इसलिए उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट भी शुरू किया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें उन्होंने इलॉन मस्क को चार्ज में रखा है। और इलॉन मस्क का लक्ष्य है कि इस साल के अंदर ही वो $1 ट्रिलियन वहां से बचत गवर्नमेंट स्पेंडिंग से कम करना चाहते हैं। तो वहां से इंटरेस्ट सेविंग्स कम होंगी। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट ये है कि इस साल 2025 में अमेरिका में $8 ट्रिलियन की डेट की रीफाइनेंसिंग करनी है। तो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहते हैं कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आए और बहुत तेजी से ये स्लो डाउन आए, ताकि अगले 6 से 8 महीने के अंदर वो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को जल्दी जल्दी कम कर सकें। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि इंस्पाइट ऑफ द S&P 500 एंड द नैस्डैक क्रैशिंग 20% प्लस,
S&P 500 नैस्डैक क्रैश कर चुके हैं, बेयर मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑलमोस्ट वहीं पे लेवल पे है जहां पे वो 2 महीने पहले था। तो उनका जो लक्ष्य है वो बहुत मुश्किल लग रहा है अचीव करना, क्योंकि अब क्या होने लगा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबली अपने अलाइज और पार्टनर्स को इतना गुस्सा कर दिया है। अब फॉरेन नेशंस यूएस ट्रेजरी मार्केट से अपना पैसा निकाल के बाकी देशों में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की अगर बात करें, अमेरिकन बाजार में बहुत वॉलिटिलिटी थी। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लेकिन 15 से 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया इंट्राडे, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने आज $50 बिलियन ऑफ यूएस ट्रेजरीज बेच दिया। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास टैरिफ के हथियार है, तो चाइना के पास उनका फाइनेंशियल हथियार भी है। वो चाहें तो यूएस ट्रेजरीज बेच सकते हैं, और अगर आप ट्रेजरीज बेचोगे, अगर ट्रेजरीज के दाम गिरते हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं यूएस ट्रेजरी मार्केट में। तो अगर यूएस 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देगा चाइना के ऊपर, तो चाइना भी इन माय ओपिनियन वो काफी तेजी से यूएस ट्रेजरीज को डंप करेंगे मार्केट में, ताकि यूएस की दिक्कतें बढ़ें, क्योंकि फिर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो आज तो इंडियन मार्केट में हम अच्छा रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन आई थिंक अगर कल 50% एडिशनल टैरिफ लग गया चाइनीज मार्केट पे, तो आप अगेन वन मोर ब्रूटल ग्लोबल सेल ऑफ का दिन देख सकते हैं, और उसमें इंडियन मार्केट्स भी फिर उसमें उससे बच नहीं पाएंगे। इनफैक्ट आप जो कह रहे हैं वो हम ऑलरेडी वो देख रहे हैं कि चाइना ने जो है वो शुरू कर दी है डंपिंग, और अगर यूएस बॉन्ड्स वो बेच देगा बहुत अग्रेसिवली, और जिस तरह की अभी रिटेलिएशन दिख रही है, क्योंकि उन्होंने जब 34% लगाया तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि हम और 50% लगाएंगे। तो इस सिचुएशन में चाइना का जो रिएक्शन है वो यूएस के लिए बैकफायर कर सकता है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो सोच रहे हैं, और उनका कहना है कि ये मैंने वाइल्ड चेस मूव लिया है और मैं ऐसे कर दूंगा, और यू थिंक कि वो जो सोच रहे हैं और जो चाह रहे हैं वैसा हो रहा है? क्योंकि चाइना का ये रिएक्शन उनके लिए भारी पड़ने वाला लग रहा है। इसका एक ही सोल्यूशन है प्रियंका जी, कि अमेरिका बेसिकली अपने बहुत सारे अलाइज जो हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, इवन पार्ट्स ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ समझौता कर ले, उनके संग ट्रेड डील्स नेगोशिएट कर ले। बिकॉज अब आप क्या देखने वाले दुनिया में कि अलग अलग ट्रेडिंग ब्लॉक बनने वाले हैं। बहुत सारे देशों के अलग अलग देश जो हैं वो इंस्टेड ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम वो एक बायलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी आज हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का ट्वीट आपने पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा भी है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी अच्छी फोन डिस्कशन रही, और बहुत जल्द इंडिया यूएस के बीच में बायलैटरल ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। सिमिलरली अब आप देखेंगे बहुत इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स कि अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल विद द यूरोपियन यूनियन, इंडिया के काफी दिनों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, उसमें भी आई थिंक जल्दी कंक्लूजन आ जाएगा। तो अब दुनिया भर में देखेंगे अलग अलग ट्रेडिंग ब्लॉक्स फॉर्म होने वाले हैं, और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बेसिकली बनाए जाएंगे। तो यूएस इस चाइना के रिटेलिएशन से बच सकता है, लेकिन उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को अपने बाकी अलाइज के संग वापस रिलेशंस ठीक करने पड़ेंगे, तब आई थिंक उनका ऑब्जेक्टिव मीट किया जा सकता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल समय आ सकता है यूएस इकोनॉमी एंड एज अ रिजल्ट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। तो ये जो रिसेशन की बात हो रही है गौतम, ये बताइए, अगर अमेरिका मंदी की तरफ बढ़ता है और ऐसा लग रहा है ऐसा हो सकता है, इसका आप भारत पर किस तरह का असर देख रहे हैं? हम इंडिया में हमारे लिए किस तरह की मुश्किलें आप बढ़ती हुई देख रहे हैं इससे? देखिए, ये पहले तो एक मिथ मैं पहले हटा देता हूं कि इंडिया डीकपल्ड है। हम लोग पहले भी काफी बात करते थे कि इंडिया डीकपल हो गया ग्लोबल इकोनॉमी से, यूएस इकोनॉमी से। ऐसा नहीं है। अगर यूएस आज के दिन भी दुनिया का 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, तो अमेरिका में अगर स्लो डाउन आता है तो उसका प्रहार पूरे विश्व भर में पड़ता है। तो इंडिया में भी उसका असर पड़ेगा। यस, मेजॉरिटी ऑफ आवर जीडीपी इज ड्रिवन बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन, और आप रिसेंटली अगर मार्केट मूव्स भी देखें, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी देखना शुरू करें, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज में और जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, एनबीएफसी, सम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी नेम्स, उनमें बाइंग ऑलरेडी इमर्ज होना शुरू हो रही है। सो स्मार्ट मनी ऑलरेडी माइग्रेट कर रहा है टुवर्ड्स डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। एंड जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, स्पेशली आईटी सर्विसेज एंड मेटल्स, इन दोनों में आपको बहुत कॉशियस रहना जरूरी है। हमारा हाउस व्यू ये है कंप्लीट सर्कल्स टेलेवल पीएमएस में कि मोस्ट लाइकली ये दो सेक्टर्स इस साल पूरा अंडर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री हमें सिखाती है कि जब भी यूएस इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है,
सबसे पहला असर पड़ता है आईटी सर्विसेज में और मेटल्स में। सो आई थिंक इन दोनों सेक्टर्स में आपको काफी कॉशियस रहना है, और आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर कंपनीज अगर डोमेस्टिक फेसिंग हो तो बेहतर रहेगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में अगर फार्मास्यूटिकल्स, तब भी रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, तो वहां पे आप तब भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज ज्यादातर काफी स्लो डाउन से गुजरने वाली हैं। ओके, सो आईटी और मेटल आपको लग रहे हैं कि ये पेन पॉइंट रह सकते हैं इस साल के लिए? हाँ जी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स एक्सक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, आई थिंक उनको थोड़ा तकलीफ होगा। आई थिंक टेक्सटाइल्स में लॉन्गर टर्म में इंडिया को डेफिनेटली फायदा होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम में काफी भारी मात्रा में टैरिफ लगाए गए हैं। सो हो सकता है मार्केट शेयर गेन्स हो दो देशों से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। लेकिन क्योंकि एंड मार्केट जो है यूएस स्पेशली, अगर वो रिसेशन में जाता है तो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता है। देखिए, काफी इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा, कोविड-19 2020 में जो आया था, दैट वाज अ सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक में बेसिकली कंपनीज इन्फ्लेशन बढ़ता है लेकिन डिमांड स्थिर रहता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं दुनिया भर में डिमांड शॉक, ये बहुत डिफरेंट है। दिस इज नॉट अ सप्लाई शॉक, ये डिमांड शॉक है। बिकॉज ग्लोबल रिसेशन अगर आएगा तो डिमांड कम होगी, तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेबुक इज रिक्वायर्ड टू प्ले दिस पर्टिकुलर साइकिल। सो आपने भी कहा भारत तो ऑब्वियसली जो बायलैटरल टॉक्स कर रहा है, और वो कोशिश अभी तक हमें इंडिया से एक ऑफिशियल कुछ भी हमने अभी कुछ भी सुना नहीं है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। और ऐसे में हम ब्लैक मंडे लाइक सिचुएशन से गुजर चुके हैं, पर क्या इट्स ऑल ओवर, रिकवरी दिख रही है ट्यूसडे के मार्केट में? सो क्या हम माने कि ये सस्टेनेबल है? और बाजारों में ये हमने एक जो भूचाल देखा वो एक ब्लिप था, बाजारों में अभी क्या चल रहा है? आपको संभलते हुए दिख रहे हैं, आप अभी इक्विटी मार्केट में क्या रीड कर रहे हैं? प्रियंका जी, बेयर मार्केट्स में देखिए, इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि सबसे फिरोशियस रैलीज बेयर मार्केट के बीच में ही आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि पेसिमिज्म लेवल्स इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं कि हल्की सी भी अच्छी खबर कहीं से आ जाए, बहुत वायलेंट रिएक्शन आता है ऑन दी अपसाइड। अगर आज हम अमेरिकन मार्केट्स की चर्चा करें, एक फेक न्यूज फैली थी आज सुबह की व्हाइट हाउस 90 डे का पॉज कंसिडर कर रहे हैं ऑन टैरिफ्स, और आपने देखा आधे घंटे के अंदर अमेरिकन मार्केट्स में $9 ट्रिलियन का मूवमेंट आ गया, अप एंड डाउन, इतना वॉलेटिलिटी आ गया। इतना भारत का टोटल मार्केट कैप नहीं है, उससे उसके दुगने से ज्यादा तो अमेरिकन मार्केट में इंट्राडे वॉलेटिलिटी आ गई आज, जस्ट ऑन सम फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया। एग्जैक्टली, क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, इट्स अ फेक न्यूज। It was a fake news. So this is the kind of ferocious rallies which you can get during a bear market. लेकिन जनरली मैंने देखा है अपने तजुर्बे से, बेयर मार्केट तब तक एंड नहीं होते हैं जब तक एक फाइनल कैपिचुलेशन नहीं हो। लार्ज कैप लीडिंग ब्लू चिप स्टॉक्स में जब तक कोई बड़ा क्रैश नहीं आए, जब तक ब्लू चिप स्टॉक्स एक दिन में 10, 15, 20% नहीं गिर जाएं, बहुत मेनी ऑफ देम, तब तक जनरली वो फाइनल फ्लश आता नहीं है। मार्च 2020 में भी अगर आप याद करें तो इंडिया में भी 23 मार्च 2020 को बजाज फाइनेंस 28% एक दिन में गिरा था, बजाज फिनसर्व 25% गिरा था, एचडीएफसी बैंक 20% से ऊपर गिरा था, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक सब 20% से ऊपर गिरे थे। तो बेसिकली एक फाइनल फ्लश जब आता है एक बेयर मार्केट में, तब जाके उस बेयर मार्केट का एंड होता है। अभी तो हमने यूएस में देखा है, अभी जो लीडिंग स्टॉक्स हैं लाइक फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, वो तो 5% भी गिर नहीं रहा है अभी तक। आई थिंक यूएस मार्केट में अभी तक बॉटम हुआ नहीं है, बट गिवन द इंटेंसिटी ऑफ द न्यूज फ्लो, आई थिंक वो टाइम बहुत जल्दी आ सकता है, एंड दैट विल गिव अ क्लियर सिग्नल फॉर इन्वेस्टर्स टू स्टेप अप देयर एसआईपी। उस समय आपको एसआईपी बढ़ाना है अपना। ये टाइम पैनिक करने का नहीं है और बेचने का नहीं है, वो वक्त चला गया। वो पैनिक करने का टाइम होता है इन द मिडल ऑफ एन यूफोरिया। पिछले साल फॉर एग्जांपल अगस्त में एक 2 यामाहा शोरूम की एसएमई आईपीओ आई थी, जिसका 12 करोड़ का आईपीओ था और 4,800 करोड़ का सब्सक्रिप्शन आ गया था। वो क्लियर साइंस था कि बबल फॉर्म हो रहा है इंडियन मार्केट में। दैट वाज द टाइम टू पैनिक एंड सेल। अब पैनिक करने का समय गुजर चुका है, क्योंकि द मीडियन फॉल, अगर आप एनएसई 500 को ही देखें, जो टॉप 500 लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनीज इंडिया में, द मीडियन फॉल इन द एनएसई 500 स्टॉक्स इज 35%। सो ऑलरेडी काफी स्टॉक प्राइस डैमेज हो चुका है मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट, एंड दैट टू अमंग द क्वालिटी नेम्स। ये टाइम है आपको अब बेसिकली एक अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, जब भी एक मल्टी ईयर बुल मार्केट खत्म होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में अप्रैल 2020 से सितंबर 2024 तक बेसिकली 4.5 साल का बुल मार्केट जो चला था, बहुत फेरोशियस बुल मार्केट, वो बेसिकली अब 6 महीने पहले खत्म हो गया। अब जब नया बुल रन शुरू होगा, तो
तो मार्केट आपको खुद ही इंडिकेशन दे देगा कि नए बुल रन के इनिशियल फेज में कौन सेक्टर लीडर्स होने वाले हैं। तो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे हैं 80-90% और मोर, और या 50% और मोर, उन पे ध्यान देते हैं कि अब तो ये स्टॉक सस्ता हो गया। लेकिन प्रीवियस बुल मार्केट लीडर्स नए बुल मार्केट में लीड नहीं करते हैं, वो बल्कि वॉर वैल्यू डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो बेसिकली नरेटिव की वजह से प्रीवियस बुल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, लेकिन इन मेनी ऑफ दो स्टॉक्स उनके फंडामेंटल्स बहुत कमजोर होते हैं। उनके बैलेंस शीट में बहुत या तो डेट होता है, या वो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनीज होते हैं, या उन कंपनीज की इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, तो उनके मार्जिन गिरने लगते हैं। तो वो गिरते हैं 50-60% से ज्यादा, क्योंकि वैलिड फंडामेंटल रीजन होता है। मार्केट बस थोड़ा लेट रियलाइज करता है वो सेक्टोरल बुल रन के बाद। अब आपको फोकस करना है ऑन मेकिंग योर पोर्टफोलियो फॉरवर्ड लुकिंग। कोई भी अच्छा निवेशक का पोर्टफोलियो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। आपको टेनिस बॉल्स रखने हैं जो बेसिकली हर बेयर मार्केट या करेक्शन के बाद बाउंस बैक करके ऑल टाइम हाइस में चले जाए, वापस पहुंच जाए। चाहे वो वापस बाउंस बैक में 6 महीने 8 महीने लगे, लेकिन द की इज टू सर्वाइव बेयर मार्केट्स। अगर आप खराब प्रमोटर्स के या खराब बैलेंस शीट के या खराब इंडस्ट्री के शेयर्स लेके अभी भी रुकेंगे, तो आपका परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल होने का बहुत बड़ा चांस है। तो ये आपको मिस्टेक अवॉइड करनी है। लेकिन क्योंकि नए सेक्टोरल बुल मार्केट लीडर्स कम गिरते हैं फ्रॉम द 52 वीक हाई, इसलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स को चैलेंज लगता है उनको खरीदने में। लेकिन जनरली मार्केट इतिहास में सिखाता है कि दोज आर दी स्टॉक्स टू गो बैक टू द 52 वीक हाई लिस्ट द फर्स्ट। एंड वो आपको महंगे लगेंगे शुरू में, लेकिन वो इसलिए महंगे लगेंगे क्योंकि उनमें अभी अर्निंग्स ग्रोथ आने वाली है इन द फ्यूचर। मार्केट इज अ वेरी स्मार्ट डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म। लेकिन आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज हर बेयर मार्केट या करेक्शन के बाद मार्केट जनरली नए लीडर्स को आइडेंटिफाई करके आपको आपके सामने रख देता है। फिर आपका काम है एज एन इन्वेस्टर उन कंपनीज को स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, उनके एनुअल रिपोर्ट्स खोलिए, उनके कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए, और जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस या आपकी समझ के अंदर फॉल करता है आपको निवेश करना है। तो फिर गौतम ये बताइए कि वो टेनिस बॉल आपके किन सेक्टर में आपको वो टेनिस बॉल नजर आ रहे हैं? कहाँ पैसा अभी लगाने का? आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि रीबिल्ड करने का पोर्टफोलियो ये बहुत अच्छा समय होता है, तो कैसे रीबिल्ड करें? कौन से वो सेक्टर्स हैं जो आपको लग रहा है कि जब हम पलटेंगे, जब हवा बदलेगी, तो यहाँ आप पोटेंशियल देख रहे हैं? प्रियंका जी, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ सबसे रोबस्ट होगी, जहां पे सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी होगी इस डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में भी, वहां पे मनी ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं अभी क्या हो रहा है मार्केट में। अब देख, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिस्कल स्टिमुलस दे दिया बजट में कंज्यूमर्स को, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। तो बेसिकली कंजम्पशन पुश, फिस्कल स्टिमुलस कंजम्पशन को मिल गया फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब आरबीआई पे आते हैं। आरबीआई ने अपनी तरफ से मॉनेटरी स्टिमुलस भी दे दिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दिया है। तो अब बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी सरप्लस हो गया है। 6 महीने से लिक्विडिटी डेफिसिट था, अब लिक्विडिटी सरप्लस हो गया। नंबर 2, आरबीआई ने 2 साल के बाद इंटरेस्ट रेट कटिंग साइकिल शुरू कर दी। एंड नंबर 3, आरबीआई ने रिस्क वेट्स ऑन अनसिक्योर्ड लेंडिंग को 125% से 100% कर दिया। तो आरबीआई के एक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। आरबीआई भी गवर्नमेंट के साथ साथ डोमेस्टिक कंज्यूमर को रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हाल ही में आरबीआई गवर्नर का अखबारों में एक आर्टिकल भी आया था जिसमें उन्होंने पहली तक खुल के कहा है कि हम अब प्रो ग्रोथ स्टांस लेने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी केपेक्स साइकिल अब बेसिकली वापस रिवाइव कर रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर काफी बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस एंड अदर पॉलिटिकल मैटर्स केपेक्स में थोड़ी रुकावट आ गई थी। लेकिन अब केपेक्स भी रिवाइवल आएगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी रिवाइवल आएगा। तो बेसिकली जो भी डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज हैं, चाहे बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, और एक उदाहरण देता हूं, वैल्यू रिटेल को देखिए। एग्जैक्ट कुछ स्टॉक से नाम बताता हूं आपको, ये हमारे पीएमएस में नहीं है, लेकिन आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। B2 रिटेल, स्टाइल बाजार, ये वैल्यू रिटेलिंग कंपनीज जो हैं, उनके मंथली अपडेट्स, क्वार्टरली अपडेट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो बेयर मार्केट्स में क्या होता है, मार्केट्स बिकम वेरी नैरो। जो कंपनीज इकोनॉमिक स्लोडाउन के बीच में भी ग्रोथ दिखा पाएंगी, स्पेशली ऑर्गेनिक टॉप लाइन ग्रोथ, उन कंपनीज को प्रीमियम वैल्यूएशन दिया जाएगा। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल मनी, पीएमएस मनी, फैमिली ऑफिस मनी एंड रिटेल मनी बेसिकली उन क्षेत्रों में डाइवर्ट होगा। तो आपको ये टाइम है टू पुट इन द हार्ड वर्क एंड टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, जहां से अच्छी अप्रिसिएशन हो सके। क्योंकि देखिए, अब जो स्टॉक प्राइस गिरावट होनी थी वो तो हो गई, लेकिन एक
एक्टिव इन्वेस्टर का ड्यूटी है टू कीप ट्राइंग टू रिकवर बैक दोस लॉसेस फ्रॉम द बेयर मार्केट इन द नेक्स्ट साइकिल। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने पोर्टफोलियो को अभी रीअलाइन कीजिए ताकि आप अगले एक साल में अपने लॉसेस को रिकवर करके फिर एक नई शुरुआत कर सकें। तो ये तो बात हुई कि आरबीआई क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है। आप कह रहे हैं कि आपको वो देखना है जिनका बिजनेस अभी भी चलता रहेगा, वैसी कंपनीज को आपको वहां पर नजर रखनी है। पर एफआईआईज क्या कर रहे हैं, अभी भी बेचने में जुटे हुए हैं, उन्हें लेकर के अभी क्या आपको लग रहा है? मुझे लगता है ग्लोबल इकोनॉमिक रीसेट जो हो रहा है उसकी वजह से फॉरेनर्स एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब यूएस मार्केट से पैसा निकाल के यूरोपियन बेसिकली जिन देशों में फंडामेंटल एंड जिन देशों में अब एक फंडामेंटल चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल यूरोप, अगर आप यूरोप को देखें, यूरोप इज गोइंग टू स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन री इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफेंस स्पेंडिंग। सो अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें ग्लोबल इन्वेस्टर का पैसा कहां पे जा रहा है, वो जा रहा है यूरोप की तरफ। एंड इंडिया विल नॉट बी फार बिहाइंड। आज के दिन भी 2/3 ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप यूएस मार्केट्स में लगा हुआ है निवेशकों का। उसमें से 5% भी अगर कैपिटल मूव कर गया टू इकोनॉमीज लाइक यूरोप और इंडिया और अदर लेस कवर्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, तो सोचिए बिकॉज ऑफ अंडर ओनरशिप कितना तेजी आ सकता है इन सब बाजारों में। इंडियन मार्केट अगर आप देखें, पिछले 4 साल से रिलेंटलेस एफआई सेलिंग चल रही है प्रियंका जी, तब भी इंडियन मार्केट ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया। तो सोचिए अगर एफआई पैसा वापस लौट आया, जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत हैं, वो क्यों, मैं बुक को समझा देता हूं। हिस्ट्री हमें सिखाती है एफआई पैसा इंडिया में बहुत तेजी से आता है। कब आता है? जब यूएस डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है और जब क्रूड ऑयल प्राइस में बड़ा कोलैप्स आता है। ये फिनोमेना लास्ट हमने देखा था मार्च 2020 में, जब क्रूड ऑयल प्राइस कोलैप्स्ड, डॉलर इंडेक्स कमजोर हो गया था और आपने देखा था बहुत भारी मात्रा में एफआई परचेजिंग इंडियन मार्केट्स में शुरू हो गई थी। और अब तो इंडियन मार्केट्स में वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं आफ्टर द फॉल, डॉलर इंडेक्स कमजोर है, ऑयल प्राइसेस कोलैप्स व्हिच इज ग्रेट फॉर इंडियाज मैक्रोस। सो एफआई ग्लोबल एसेट एलोकेटर्स डेफिनेटली अब इंडियन मार्केट को बहुत सीरियसली कंसिडर करेंगे। ओके, सो सारे इंडिकेशंस तो अच्छे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है हम कब ये टर्न अराउंड देख सकते हैं? ये क्या वक्त लगेगा? आर वी इन फॉर अ लॉन्ग काइंड ऑफ एक लल पीरियड? ऑलमोस्ट हम 6 महीने तो गुजार चुके हैं, पर वो बहुत ही साइक्लिकल था, क्योंकि भाई एक वो स्ट्रक्चरल चेंज होना ही था। जैसा कि आप ही समझाते हैं, हिस्ट्री देखेंगे तो भागने के बाद थोड़ा सा जो है वो बुल जो है वो सांस ले रहा था, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब जो है इकोनॉमी में जो हम चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या आपको लग रहा है ये पूरा साल जो है वो ऐसे ही रहने वाला है? दिस इज द टाइम टू जस्ट सिट बैक एंड देखना है कि क्या हो रहा है और ज्यादा एक्शन नहीं लेना है? नहीं प्रियंका जी, एक्शन लेना है, सिट बैक तो नहीं करना है। एक्शन ये लेना है कि ये बहुत ही नैरो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट अब बनने वाला है। ये आपको बल्कि ये समय है एक्चुअली टू बी एन एक्टिव स्टॉक पिकर, एक्टिव इन्वेस्टर। बहुत ही आपको ध्यान से हर दिन ग्लोबल न्यूज फ्लो एंड डोमेस्टिक न्यूज फ्लो को पढ़ना पड़ेगा और आपके पोर्टफोलियो को अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आई मीन जिस स्पीड से ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस बदल रहे हैं और टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं और काउंटर मेजर्स लिए जा रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स के सामने आने वाले हैं। लेकिन आपको यू हैव टू पिक योर स्पॉट्स वेरी केयरफुली। इसलिए अभी यू हैव टू बी एन एक्टिव इन्वेस्टर। दिस इज नॉट द टाइम टू बेसिकली सिट बैक एंड इग्नोर व्हाट्स हैपनिंग। आपको अपने पोर्टफोलियो को फॉरवर्ड लुकिंग बनाना पड़ेगा और जितना कम डिस्टर्बेंस या कम इंपैक्ट पड़ सकता है आपके पोर्टफोलियो को फ्रॉम ग्लोबल डेवलपमेंट्स, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। बिकॉज देखिए जो फॉल होना था, ब्रॉड बेस्ड फॉल में सारे अच्छे बुरे स्टॉक्स सब गिरते हैं, तो अच्छे स्टॉक्स भी काफी गिरे हैं इंडिया में, वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैव आल्सो फॉलन। अब लेकिन आपको द प्राइस फॉल हैज हैपेंड। अब आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके, रीअलाइन करके, फॉरवर्ड लुकिंग बना के आपको अब अगले 12 महीना फोकस करना चाहिए ऑन गेटिंग बैक योर कैपिटल। दैट शुड बी योर फोकस। अच्छा, चीन भी मुश्किल में है और भारत भी ऊहापोह में है। क्या भारत और चीन मिलकर इस मुसीबत से निकल सकते हैं गौतम? आपको लगता है ये डायनामिक वर्क कर सकता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है? हम ऑलरेडी देख रहे हैं प्रियंका जी, रिसेंटली अगर आप देखें इंडिया चाइना रिलेशंस हैव ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड। हमने ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करना शुरू कर दिया है और एफडीआई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एफडीआई हमने चाइना से इंडिया में लाना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा खूबी ये है कि क्योंकि हम नॉन अलाइंड कंट्री हैं एंड वी आर अ सॉफ्ट पावर, हमने किसी को भी आज तक थ्रेटन नहीं किया, तो बहुत सारे देश हैं अक्रॉस द वर्ल्ड विल बी मोर देन हैप्पी टू पार्टनर विद इंडिया। ये एक्चुअली
मेरे नजरों में इंडिया इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ दिस ग्लोबल ट्रेड वॉर, बिकॉज अनलाइक अनलाइक अदर कंट्री जिनको साइड लेना पड़ता है या जिनके अपने अपने ब्लॉक हैं, इंडिया हमेशा नॉन अलाइंड कंट्रीज में से रहा है. तो बेसिकली इंडिया कैन क्रिएट दोज ट्रेड अग्रीमेंट्स विथ कंट्रीज जो इंडिया का इंटरेस्ट सर्व करें. तो आई थिंक ऑलरेडी आप सुने होंगे कि BYD कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया में. एंड आज ही सुबह अखबारों में खबर आई थी कि इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फॉरेन कार शायद घट के 10% पे आ जाएगी. जो डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री वो तो 30% की मांग कर रही है, लेकिन मुझे लगता है हमने बहुत दशक प्रोटेक्शनिज्म और अपने डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे दिया है. अब वो काफी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं. इट्स टाइम टू गो ऑल द वे डाउन टू 0% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ऑटोज and make the industry more competitive and let the best technology and best companies win in this market. So I think going forward आप काफी इंडस्ट्रीज में देखेंगे कि इंडिया चाइना को ओपन अप करेगा और अपने अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने का मौका देगा. भासार की इस आंधी में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी फंसे हुए दिख रहे हैं, स्पेशली जिन लोगों ने पिछले 3-4 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया. और 3-4 साल में हमने एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टर्स को मार्केट ज्वाइन करते हुए देखा, म्यूचुअल फंड के जरिए, डायरेक्ट इक्विटी के जरिए भी. पर मैं म्यूचुअल फंड पर पहले आपसे पूछना चाहूंगी. इक्विटी पे हमने काफी लंबी चौड़ी बात कर ली कि अभी सिप इन्वेस्टर्स उनको आप क्या एडवाइस कर रहे हैं, उनको क्या करना है जो अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स देख रहे होंगे, या फिर जो अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाह रहे हैं, क्या उनको अभी सिट बैक करना है? उनके लिए आपकी क्या सलाह है? जी, जब भी मार्केट में टर्मोल आता है, गिरावट आती है, अब एक कॉमन चीज देखेंगे टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में, मोस्ट एक्सपर्ट्स या इन्वेस्टर्स क्या बात कर रहे होंगे. मैं वेट करना चाहूंगा जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाए. मैं वेट करता हूं जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं हो जाए. मैं वेट करता हूं जब तक ये फॉल खत्म नहीं हो जाए. जब तक क्लैरिटी आएगी तब तक अच्छे क्वालिटी शेयर्स के दाम 30-40% बढ़ चुके होंगे. सबसे देखिए, आपको समझना पड़ेगा ये अच्छे क्वालिटी शेयर्स इंडिया में जो हैं उनमें जनरली ट्रेडिंग वॉल्यूम, लिक्विडिटी ऑन द डाउन साइड मिलती है सिर्फ बेयर मार्केट्स में या खराब मंदी के बाजार में. ये समय है जब आप अच्छे क्वालिटी शेयर्स अच्छे मात्रा में, अच्छे क्वांटिटीज में जितना चाहे एक्यूमुलेट कर सकते हैं विदाउट इम्पैक्ट कॉस्ट. नॉर्मल मार्केट्स में या राइजिंग मार्केट्स में हम एफआईएस को, जैसे मैं अमेरिका में चलाता हूं एक इंडिया फोकस फंड, हमें दिक्कत होती है नॉर्मल मार्केट्स में कि इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हाई पड़ जाता है. हम जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स खरीदते हैं 3 से 4% तो हमें ऊपर खरीदना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज हमें क्वांटिटी मिलती नहीं है जितना हम चाहते खरीदना. लेकिन बेयर मार्केट्स में क्योंकि इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं पड़ता, अब बहुत ही अच्छे क्वालिटी शेयर्स अच्छे मात्रा में आराम से खरीद सकते हैं. और जहां तक एसआईपी इन्वेस्टर्स का सवाल है, ये समय है आपका एसआईपी की किस्तों को बढ़ाना. अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपए का एसआईपी कर रहे थे पर मंथ, अगर हो सके तो 2,000 रुपए का एसआईपी कीजिए ड्यूरिंग दिस बेयर मार्केट. और अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो सिंपली स्टे पुट, कंटिन्यू विथ योर एसआईपीज, बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस आपको एसआईपी रोकना नहीं है. दैट विल बी द वर्स्ट मिस्टेक यू कैन कमिट. बिकॉज देखिए, हम जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स में या अलग अलग एरियाज में जब भी कोई चीज सस्ती मिलती है बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. लेकिन शेयर बाजार इकलौता जगह है जहां पे थिंग्स गो ऑन अ फायर सेल और लोग दुकान से बाहर भाग जाते हैं. ये काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर है. ये आपको अवॉइड करना है. आपको अपना एसआईपी या तो बढ़ाना है, अपने लमसम बढ़ाइए, या तो फिर अपने एग्जिस्टिंग एसआईपी कंटिन्यू कीजिए. बिकॉज अभी आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे सस्ते भाव में एंड आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट होगा. व्हाट अबाउट अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट सिप के जरिए शुरू करना चाह रहा है, वो उसको आप क्या सलाह दे रहे हैं? ये तो बात हुई कि आप कंटिन्यू कीजिए और जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको टॉप अप कीजिए, अमाउंट बढ़ाइए. पर जो नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाह रहा है सिप के जरिए, उसको क्या करना चाहिए? कर देना चाहिए अभी इन्वेस्टमेंट? डेफिनेटली शुरू कर लेना चाहिए प्रियंका जी, क्योंकि देखिए बॉटम एंड टॉप्स सिर्फ हाइंडसाइट में पता चलते हैं. देखिए पिछले साल अगर आप सितंबर में किसी को बोलते कि मार्केट पीक हो गया है, एब्सोल्यूट पीक, तो बहुत लोग बोलते कि इट्स नॉट पॉसिबल, अभी मार्केट कहीं आगे और बहुत बढ़ना है. सिमिलरली अभी बाजार जनवरी फरवरी में ऑलरेडी स्मॉल कैप मिड कैप्स में बड़ा क्रैश आ चुका था. तो सब लोग बोल रहे थे मार्च में रिकवरी के बाद कि बेयर मार्केट खत्म हो गया. फिर हमने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में देखा कितना बड़ा फॉल वापस आ गया. सो बेयर मार्केट बॉटम्स, बुल मार्केट टॉप सिर्फ हाइंडसाइट में ही पता चल सकते हैं. नो वन कैन टाइम द मार्केट्स कंसिस्टेंटली एंड विद परफेक्ट प्रेसिजन. बट अभी जिसको शुरुआत करनी है, इट्स अ ग्रेट टाइम, बिकॉज अभी वैल्यूएशंस स्पेशली निफ्टी एंड लार्ज कैप स्टॉक्स में बिलो लॉन्ग टर्म एवरेजेस आ गए हैं. यहां तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स का सवाल है, वहां पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा. वहां पे यू हैव टू रियली बी वेरी माइंडफुल ऑफ द बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, द ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्रोफाइल
एंड प्रोमोटर की क्वालिटी कैसी, इन सब चीजों में आपको ध्यान देके स्टॉक स्पेसिफिक आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली लुक एट दोस्त फंड हाउसेज एंड दोस्त फंड मैनेजर्स जो पिछले 15-20 साल में मल्टीपल साइकिल्स देख चुके हैं। देखिए, बुल मार्केट के टाइम में बहुत सारे थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हो जाते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक सेक्टर तेजी में होती है तो बहुत फ्लेवर में होती है, डिमांड में होती है, तो वो एनएफओस को बेचना बहुत आसान होता है फॉर म्यूचुअल फंड हाउसेज। आपको थीमेटिक स्कीम्स अवॉइड करनी है। एक गुड क्वालिटी या तो फ्लेक्सी कैप फंड या फिर एक गुड क्वालिटी ब्लू चिप फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं, अगर आप एक नए निवेशक हैं जो अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करने की सोच रहा है एसआईपी के थ्रू। निफ्टी को लेकर अब आप किस तरह के टारगेट देख रहे हैं इस साल के आखिर तक? अगर मैं कहूं तो जैसा आपने कहा सितंबर में कोई मानता नहीं कि हाँ पीक पहुंच गया है, वैसे ही बाजार का बॉटम भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएगा। तो ऐसे में निफ्टी को आप कहाँ तक जाते हुए इस साल के एंड तक देख रहे हैं गौतम? देखिए प्रियंका जी, इसका आंसर तो सिंपल है, अगर बहुत सिंपल है। देखिए, निफ्टी प्राइमरीली इज ड्रिवन, निफ्टी लार्ज कैप्स हुआ तो प्राइमरीली इसको एफआईज ड्राइव करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ज्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसका सिंपल जवाब ये है, अगर एफआईज वापस लौट गए तो आप निफ्टी सेंसेस को वापस ऑल टाइम हाई तक बहुत जल्दी देख लेंगे अगले 6-8 महीने में। लेकिन एफआईज की तरफ से अगर रिलेंटलेस सेलिंग चलती रही तो निफ्टी सेंसेक्स में बहुत प्रेशर आएगा। वो इसलिए क्योंकि एफआईज इंडिया में क्या ओन करते हैं, मेनली इट्स बैंक्स, राइट, प्राइवेट बैंक्स एंड आईटी कंपनीज, इनमें ज्यादातर निवेश करते हैं। तो अगर एफआईज बेचेंगे बैंक्स में और आईटी शेयर्स में अगर बेचेंगे तो निफ्टी सेंसेक्स में भी प्रेशर आएगा। बट वो सेलिंग जो आएगा उस समय आपको बैंक्स एनबीएफसीज में अच्छा निवेश का मौका मिल जाएगा, बिकॉज जब कोई एक्सटर्नल रीजन की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल एफआई सेलिंग की वजह से अगर आपको अच्छे क्वालिटी फंडामेंटली गुड कंपनीज मिलते हैं अच्छे भाव में, तो वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो आपको बेसिकली ये दूसरों की फोर्स सेलिंग का फायदा उठा के अपना पोर्टफोलियो को रोबस्ट बनाना चाहिए। अब गौतम, हम जब बात कर रहे हैं तब कॉर्पोरेट अर्निंग्स का सीजन शुरू हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर तो आपकी नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि आपने कहा दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर जो लोगों को भी वॉच करना है अपने पोर्टफोलियो को, अगर वो रीबिल्ड रिवाइज कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है इस बार की कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन? मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल रिपोर्ट वीक नंबर्स, लेकिन आई थिंक बैंक्स, एनबीएफसीज, वैल्यू रिटेल, डोमेस्टिक कंजम्पशन, स्पेशली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, इन सब सेक्टर्स में आपको अच्छी ट्रैक्शन देखने मिल सकती है। तो इन सब सेक्टर्स पे ध्यान रखिए। और प्लस फार्मास्यूटिकल्स में भी आई थिंक काफी कंपनीज अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट करने वाली हैं इस बार, तो उनमें उस सेक्टर को भी ध्यान में रखिए। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फार्मास्यूटिकल्स एंड सेमीकंडक्टर्स पे भी टैरिफ लगाएंगे, उसके लिए सेपरेट कार्व आउट प्रोविजन बनेगा। लेकिन क्योंकि यूएस को अभी भी, क्योंकि ये एसेंशियल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स इज एसेंशियल इंडस्ट्री, एंड क्योंकि यूएस को 2 से 3 साल या इवन ज्यादा लगेंगे टू बिल्ड द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, तो आई थिंक इनिशियली वो काफी लीनियंसी दिखा सकते हैं इन दी एज फार एज फार्मास्यूटिकल्स इज कंसर्न। तो आई थिंक फार्मा शेयर्स में हाल ही में गिरावट आई थी, बट उसमें अच्छा बाउंस बैक देखने मिल सकता है। लेकिन उन्होंने तो कहा है नथिंग सीन बिफोर काइंड ऑफ टैरिफ फार्मा पर भी हम देख सकते हैं, तो वो आपको वरी नहीं कर रहा है? Let's wait for the actual announcement. I think, definitely it's a matter of national security for America. Semiconductors, pharmaceuticals, and autos, क्योंकि auto से ही basically आपके ship building and rail सब related हैं, तो उन सब sectors में obviously वो tariff लगाना चाहते हैं। But मेरा अनुमान ये है कि eventually, given the essential nature of the industry, I think वो शायद थोड़ी leniency थोड़ी दिखा दें, और अगर नहीं दिखाएंगे तो basically फिर इन शेयर्स में बेसिकली वैल्यूएशन री रेटिंग नहीं होगी और आपको अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से रिटर्न्स बनेंगे इन शेयर्स में और फार्मा। ओके, सो आपको क्या लग रहा है, हमने 2025 इस नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत जिस नोट पर की है, पहला ये हफ्ता जिस तरह का रहा है, गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग 25-26 इस फाइनेंशियल ईयर में? आपके की एक्सपेक्टेशन और की आपको जो लग रहा है कि ये हो सकता है, जो आप इन्वेस्टर्स को बताना चाहेंगे, एंड हम फिर इस बातचीत को यही रैप भी करेंगे इसके बाद। देखिए प्रियंका जी, ये मेरे अनुमान में इंडिया विल आउट परफॉर्म मेनी ग्लोबल मार्केट्स। इंडिया विल बी आउट परफॉर्मर इन दिस कमिंग फाइनेंशियल ईयर इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर दुनिया के मार्केट्स 20 से 25% गिरते हैं और इंडिया 10% गिरता है, तो इट्स नॉट अ ग्रेट आउटकम फॉर इन्वेस्टर्स। लेकिन मेरे अनुमान में विल फॉल लेस देन द अदर मार्केट्स। बहुत सारे दुनिया के कंट्रीज हैं जो यूएस पे डिपेंडेंट हैं, एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो कमोडिटीज में इंडिपेंडेंट है, उनमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि इंडिया प्राइमरीली डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन है, तो इंडिया में कम असर पड़ेगा। लेकिन 2008-9 में भी मैंने देखा था कि
वी आर सो इंटरकनेक्टेड इन दिस ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड कि दुनिया में कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका घूम फिर के इम्पैक्ट इवन लेस अफेक्टेड इकोनॉमीज लाइक इंडिया के शेयर मार्केट में भी पड़ जाता है. तो आई थिंक इट्स गुड टू बी रियलिस्टिक. विद डोनाल्ड ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस एनीथिंग इज पॉसिबल. 2 अप्रैल को मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतनी भारी मात्रा में टैरिफ वो लगा देंगे विद स्पेशली ऑन देयर एलाइज. मुझे ये अंदाजा था कि हाँ चाइना पे बहुत बड़ा टैरिफ लगने वाला है और चाइना की जो प्रॉक्सीज हैं लाइक वियतनाम उन पे बड़ा टैरिफ लगने वाला है. लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि दुनिया भर में जो यूएस के इतने सारे अच्छे अलाइज और पार्टनर्स हैं लाइक यूरोप एंड इंडिया एंड कोरिया, उन पे भी इतना भारी मात्रा में टैरिफ लगा देंगे डोनाल्ड ट्रम्प. सो विद डोनाल्ड ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस एनीथिंग इज पॉसिबल. आई थिंक प्रेडिक्शंस करना ही फ्यूटाइल है. अब डे टू डे बेसिस पे हम इवेल्युएट कर रहे हैं. हाँ. तो आई थिंक इट्स बेटर टू बी एन एक्टिव इन्वेस्टर एंड कीप ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. और अगर कोई फंडामेंटल डिटेरियोरेशन हो जाए आपके बिजनेस में बिकॉज ऑफ द ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग, आपको उन शेयर्स को लॉस में भी चाहे तो बेचकर आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में अपना कैपिटल रोटेट करना पड़ेगा. बिकॉज चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं. यू हैव टू बी एन एक्टिव इन्वेस्टर इन सच टाइम्स. ओके, सो एक्टिव इन्वेस्टर आप बनने के लिए कह रहे हैं, पर इस समय ना मूड ऐसा हो जाता है कि सब लोग पैसे हो जाते हैं, अपना पोर्टफोलियो भी देखना बंद कर देते हैं कि क्या ही देखें. तो उनके लिए ये सीख है कि नहीं, ये नहीं करना है, आपको एक्टिव बने रहना है. Absolutely. If you're in charge of your personal hard earned savings, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ड्यूटी है कि आप यू पुट इन द वर्क. बिकॉज देखिए अगर आप अपने बिजनेस में या जॉब में या बाकी चीजों में व्यस्त हैं, बिजी हैं, then you should give your money to a good fund manager to manage it for you, either in a PMS or a mutual fund. आपको फिर उनको पैसा देके then you can focus on other aspects of your life. But अगर आप अपना पर्सनल पैसा मैनेज करते हैं तो इन सब टाइम में तो डेफिनेटली आपको ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए. बिकॉज आई थिंक मनी मेकिंग विल बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फ्रॉम हियर. आई थिंक इन्वेस्टर्स जिनको ये बुल रन की वजह से रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बहुत डिस्टॉर्ट हो गए थे. अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2024 तक स्मॉल कैप इंडेक्स अलोन gave you 48% CAGR, प्रियंका जी. दैट वाज abnormally high returns. जितना 10 साल में रिटर्न बनना चाहिए उससे कहीं ज्यादा तो 4 साल में बन गया इन्वेस्टर्स का. तो इन्वेस्टर्स रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बुल मार्केट के एंड में बहुत हेवायर हो जाते हैं. इन्वेस्टर्स बात करने लगते हैं कि 25-30% रिटर्न तो बहुत मॉडस्ट एक्सपेक्टेशन है. नहीं, एनीथिंग इन द लॉन्ग रन इंडियन मार्केट ने 12 से 13% रिटर्न दिया है. Even if you can earn 2-3% above that in the long run, that's a very good return. तो आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म रिटर्न एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी चाहिए, स्पेशली इन दिस न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर जहां पे चीजें इतनी ज्यादा तेजी से बदल रही हैं. आई थिंक कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड मॉडस्ट रिटर्न एक्सपेक्टेशन, आई थिंक दीज टू शुड बी द गोल ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम हियर. ओके, थैंक यू सो मच गौतम, आपने वक्त निकाला Money9 के लिए. रियलिस्टिक रिटर्न की उम्मीद रखिए और अभी जो है एक्टिव रहने का टाइम है. पैसिव नहीं हो जाए कि बाजार में कुछ हो नहीं रहा है तो अब बस बैठ जाते हैं. बैठने का नहीं है. मेक योर मनी, मेक योर पोर्टफोलियो वर्क. चर्न करवाइए उसको. कैसे चर्न करवाएंगे, कुछ बहुत अच्छी बातें गौतम ने हमें बताई हुई. थैंक यू सो मच गौतम आज की इस बातचीत के लिए. थैंक यू प्रियंका जी. ओके, सो हमारी ये खास बातचीत गौतम बैद के साथ. अभी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. आप अगर ट्रेडर हैं तब भी अभी आपको जो है जो भी कदम रखना है वो ये सोच करके रखना है कि रिटर्न जो है वैसे नहीं रहेंगे जो पिछले 4 साल में देखे थे. थोड़ा सा अपनी रिटर्न की उम्मीदों को हमें रियलिस्टिक बनाना है, लेकिन आसपास देखते भी रहना है. इसे कहते हैं वेट एंड वॉच. ये वही समय है. शुक्रिया हमारी इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए.